Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनेसा पीरियड। रेनेसा को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक हैबिट है कि आपका रिवीजन कराना, और रिवीजन से क्या होता है, रिवीजन से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है रेनेसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का। एंग्लो सैक्सन के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज हाईली इंपैक्टेड विद जर्मन लैंग्वेज। किस भाषा से प्रभावित था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है किस भाषा से प्रभावित था, तो आपका आंसर होगा कि वो जर्मन लैंग्वेज से ये प्रभावित था। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो कैडेमेंस की हाइम है, कैडेमेंस हाइम्स बीड के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था बीड के अकॉर्डिंग कैडेमेंस की जो हाइम्स है वो इसमें मोस्ट सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम कौन सी है, कैडेमेंस हाइम्स। ध्यान रखना, कैडेमेंस हाइम्स जो है वो मोस्ट सर्वाइविंग पोएम है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम भी हम उसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीड के अनुसार। और इसके अलावा जो बियोल्फ है, बियोल्फ जो है मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क माना जाता है इस पीरियड का, ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क है दोस्तों वो मैंने आपको बताया था, बियोल्फ जो है वो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट वर्ड, इसका वर्क इसका माना जाता है। दोस्तों ये जो फेज था जैसे कि मैंने आपको बताया ओल्ड सैक्सन्स जो थे, ये ओल्ड सैक्सन्स को दो भागों में हमने बांटा, एक तो जर्मनिक हमने बांटा और दूसरा क्रिश्चियनिटी माना। तो दोनों क्रिश्चियनिटी और जर्मन जो लिटरेचर था या फिर जर्मन जो कल्चर था उस ट्रेडिशंस को ये फॉलो किया करते थे। और जो राइटर्स थे, मतलब वर्क्स जो थे राइटर्स के, वो एनोनिमस हुआ करते थे, यानी कि उनके राइटर्स का ही नहीं पता कि किसने वो लिखे थे। और स्पेशली जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन्स थे कहां से आए थे, क्योंकि जर्मनी भाषा का बोलबाला था तो ये लोग जर्मन से आए थे और ग्रेट ब्रिटेन में आकर ये सेटल हो गए थे। तीन पार्ट में ओल्ड सैक्सन्स बटे हुए थे, नंबर 1 एंगल्स, नंबर 2 सैक्सन्स एंड नंबर 3 ट्राइब्स। ध्यान रखना, एंगल्स, सैक्सन्स और ट्राइब्स के तीन पार्ट में ये लोग जो थे बटे हुए थे। अब इसमें जो था जैसे कि मैंने आपको बताया जो तीन पार्ट में जो बटे हुए थे, एंगल्स में, सैक्सन्स में और ट्राइब्स में ये लोग बटे हुए थे। अब एंग्लो सैक्सन्स जो थे क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते थे, ये पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, पैगन रिलीजन को फॉलो करते थे। एंग्लो सैक्सन्स जो कि जर्मन से आए हुए थे वो पैगन रिलीजन को फॉलो किया करते थे। लेकिन बाद में जो 8th सेंचुरी थी उसमें आकर ये इंपैक्टेड होने लगे, किससे, जो वहां का लिटरेचर था, वहां का जो साहित्य था, वहां की जो कल्चर थी, वहां की जो ट्रेडिशंस थी इंग्लैंड की, यानी कि इंग्लिश कल्चर से प्रभावित हो गए थे। अब सॉन्ग्स और पोएम्स जो थी वो इस एज की मेजर सोर्सेज रही। ये भी आपको याद रखना है कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या चीज थी जो सबसे ज्यादा मेजर हमें दिखाई पड़ती है, तो आपका आंसर होगा सॉन्ग्स एंड पोएम्स। इसके बाद साथियों मैंने आपको स्कोप बताया था, स्कोप क्या हुआ करते थे दोस्तों, स्कोप जो हुआ करते थे सिंगर हुआ करते थे। और ये क्या करते थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु होने पर एक सॉन्ग ऑफ एप्रिसिएशन गाते थे, उसकी प्रशंसा का जो गीत गाया करते थे वो स्कोप गाया करते थे। और कब गाते थे, जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु पर जो प्रशंसा का गीत गाते थे तो वो स्कोप गाया करते थे। कौन गाया करते थे, स्कोप गाया करते थे। तो इसके अलावा इस एज में प्रिंसिपल्स रहे, रिलीजन, बहुत वर्क्स में जो इसकी प्रोमिनेंट वे में हमें देखने को मिला, जो रिलीजन था, लव फॉर वुमेनहुड, स्त्रियों के प्रति जो प्रेम था वो भी इसमें रहा, एडवेंचरस स्पिरिट भी हमें देखने को मिलती है, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी भी हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा पर्सनल फ्रीडम की क्विस्ट जो थी वो भी इस एज के वर्क में देखने को मिली। और बियोल्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बियोल्फ जो था इसका मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क रहा था इस एज का, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क था वो कौन सा था, बियोल्फ था। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 450 से लेके 1066 तक, 450 से लेके 1066 तक ये ओल्ड सैक्सन पीरियड जो था हमारा ये चला था। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा ओल्ड सैक्सन पीरियड के बाद हमारा आता है मिडिल इंग्लिश। जो ये मिडिल इंग्लिश है जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 1066 तक, ये 450 से लेके 1066 तक चला। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाता है जो हमारा ये पीरियड है 1066 से 1500 तक, कौन सा,
जो मिडिल इंग्लिश है, जिसको मेडाइवल इंग्लिश का नाम भी दिया जाता है। तो जो नॉर्मन्स के कॉन्क्वेस्ट के बाद में 1066 में जो फ्रेंच लैंग्वेज का ज्यादा दबदबा होने लगा था, जो फ्रांसीसी भाषा थी उसका ज्यादा इंपैक्ट होने लगा था, लोग जो थे हाईली इंपैक्टेड थे किससे, फ्रेंच लैंग्वेज से। और दोस्तों ये जो इनका कोऑर्डिनेशन का हो या फिर उसका एक आप उसमें इवोल्यूशन में गलत बोल गया, इसमें कोऑर्डिनेशन का हो, उसका कॉम्बिनेशन का हो, तो जो ये दोनों चीज का डोमिनेंस रहा फ्रेंच का और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये जो कोरिलेशन जो कहलाया दोस्तों, यही बना मिडिल इंग्लिश का मेन पार्ट। जो मिडिल इंग्लिश थी, मेडाइवल इंग्लिश थी, उसका मेन सोर्स क्या रहा, जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, एंग्लो सैक्सन्स फ्रेंच से ज्यादा जर्मन से प्रभावित थे, और जो ये हमारे मिडिल इंग्लिश है ये किससे थे, फ्रेंच से प्रभावित थे। तो इनका कोएग्जिस्टेंस जो रहा ना, वो इसमें बना मिडिल इंग्लिश। अब ये जो एंग्लो सैक्सन सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें फ्यूडलिज्म की थ्योरी काम करती है। अब मैंने आपको बताया था कि किस पर बेस्ड है, फ्यूडलिज्म पर बेस्ड है। अब फ्यूडलिज्म को भी हमने 3 पार्ट में बांटा, जैसे एंग्लो सैक्सन्स को 3 पार्ट में बांटा था, एंगल सैक्सन्स और जूट्स। एंगल सैक्सन्स और जूट्स और ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। और इसके साथ साथ यहां पर हमने इसको 3 पार्ट में बांटा, एक तो क्लैर्जीमैन, दूसरा नोबलमैन और तीसरा जो पीसेंट वर्ग, क्लैर्जीमैन, नोबलमैन और पीसेंट। अब ये क्लैर्जीमैन और जो नोबलमैन थे तो रॉयल स्टेटस के लोग थे, और पीसेंट बेचारे किसान थे। तो राजा जो ग्रांट करता था, राजा फिफ्थ दिया करता था। क्या दिया करता था, फिफ्थ दिया करता था। और फिफ्थ मैंने आपको बताया था, जो ये फिफ्थ मिला करती थी, ये फिफ्थ किसको मिला करती थी, नोबलमैन को और क्लैर्जीमैन को फिफ्थ मिला करती थी। और इस फिफ्थ को पर काम कौन करता था, पीजेंट पीपल करते थे, यानी कि किसान लोग किया करते थे इस फिफ्थ पर काम। अब ये फिफ्थ क्या था दोस्तों, फिफ्थ था अ लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, अ पीस ऑफ लैंड जिसको बोलते हैं, वो फिफ्थ कहलाता था। तो वो लोग जो थे इस पे काम किया करते थे। दिस कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। इस कॉन्सेप्ट को फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया था। इंग्लिश चर्च की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी दोस्तों, इंग्लिश का बोलबाला भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। और इसके अलावा जो चर्च थी, चर्च में रोमन कैथोलिक चर्च जो थी वो प्रोमिनेंस वे में इसमें देखी जाती थी। इसके बाद जो आउटब्रेक ऑफ प्लेग हुआ, प्लेग के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ब्लैक डेथ के नाम से घटना जानी गई, प्लेग की बीमारी जो फैली थी, इससे भी यूरोपियंस को फायदा हुआ। जो यूरोपियन लिटरेचर था वो एनरिच हो गया दूसरे लिटरेचर से, जब उसमें ग्रीक कल्चर और इसके अलावा अदर्स कल्चर जो थी वो उसमें मतलब मर्ज हुई, उसमें मिली। तो इसका फायदा किसको हुआ, इसका फायदा दोस्तों हुआ इंग्लिश पीपल को। तो जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने इस प्रकार से इस चीज का बहुत बड़ा फायदा, हम कह सकते हैं कि इसका पूरा फायदा इंग्लिश पीपल ने उठाया था। दोस्तों एंग्लो सैक्सन्स जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो मिडिल इंग्लिश आपको बताया, तो मिडिल इंग्लिश के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि रिलीजन का बोलबाला। अब रिलीजन में भी मैंने आपको बताया कि डिवोशनल बुक्स इसमें सामने निकल कर आई, बुक्स ऑफ आर्ट्स निकल कर आई, जॉल्ट्रीज निकल कर आई। और ये सभी चीजें क्या है, ये आपको डेप्थ में वीडियो में बता चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, सरमन्स के बारे में, जॉल्टर्स के बारे में, ब्रीवरीज के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिसाइल्स। मिसाइल्स क्या है और किस एज में मिसाइल्स जो थे पॉपुलर हुए, ब्रीवरीज क्या है, किस एज में ब्रीवरीज पॉपुलर हुए। तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने सुनी होगी तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं सुनी हो तो एक बार दोस्तों उस वीडियो को जरूर सुनना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनेसा एज। रेनेसा को ही आज हमें डेप्थ में लेना है। तो इसके साथ साथ मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज भी बतानी है कि ब्रीवरीज क्या होता है, हेजियोग्राफीज क्या होती है, मिसाइल्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको अपना रेस्पॉन्स देना है दोस्तों। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से तैयार करनी होंगी। इसमें मेडाइवल ड्रामा, मेरिकल ड्रामा, मिस्ट्री प्लेस, मॉरलिटी प्लेस, ये सभी मैंने आपको बता दिए थे। और डिटेक्टिव पोएट्री कि ये सभी किस एज में हमें देखने को मिले, ये मिडिल इंग्लिश में हमें देखने को मिले। और राइटर्स की बात करें तो सर रोजर, विलियम कैक्सटन, जॉफरी चौसर, जिनका प्रोड्यूस टू द कैंटरबरी टेल्स, जो कैंटरबरी टेल्स है इनका फेमस वर्क जो चौसर का है, कैंटरबरी टेल्स, वो आपने मतलब पढ़ा होगा। 29 कैरेक्टर्स की एक फेमस स्टोरी है। और इसके अलावा एक एलिगोरिकली वर्क है, ये एलिगोरिकली यानी सिंबॉलिकली जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है वो एलिगोरिकली वर्क होता है। तो वो सभी ग्लाउस्टर्स रॉबर्ट और इसके अलावा गॉवर्ड जॉन्स,
ये इस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स रहे थे जो हमारा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रहा था। और इसके अलावा मेंडाविल, सर जॉन मेंडाविल जो थे वो भी इस एज के मुख्य राइटर्स में से जाने गए। दोस्तों, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रेनेसा पीरियड। अब रेनेसा एज को आपको समझना होगा कि रेनेसा एज क्या है, किस एज को रेनेसा एज कहा जाता है, क्या फैक्टर्स हैं रेनेसा एज की। तो रेनेसा एज को आपको जानना होगा। और रेनेसा एज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1500 से ये रेनेसा एज स्टार्ट हुआ था। कैसे? जैसे कि 415 से मैंने आपको बताया था 450 से लेके 1066 तक कौन सा एज गया था? एंग्लो सैक्सन पीरियड रहा था हमारा। फिर 1066 से 1500 तक कौन सा एज रहा? ये मिडिल इंग्लिश रहा। फिर 1500 से स्टार्ट होता है रेनेसा लिटरेचर। कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? ये 1500 से स्टार्ट होता है, वेंट अप टू 1666। ये 1666 तक ये जो रेनेसा पीरियड है ये चलता है। अब ये जो रेनेसा एज है, सबसे पहले आप इसको समझिए कि ये क्या है, किसको रेनेसा कहा जाता है। रेनेसा एज, इसको एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। जो ये रेनेसा एज है इसको एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप याद रख लेना, जो रेनेसा एज है, रेनेसा, ठीक है, रेनेसा जो एज है ये किसके नाम से जाना जाता है? एलिजाबेथन और शेक्सपियर के एज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो एज रहा हमारा रेनेसा, जो एज जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेनेसा, सबसे पहले रेनेसा समझिए क्या है। रेनेसा का मतलब है रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। ये रीबर्थ है, ये रिवाइवल है, और क्या है ये? रीअवेकनिंग। रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग। किस चीज का रीबर्थ है, किस चीज का रिवाइवल है और किस चीज की रीअवेकनिंग है, ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों, ये रीबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग है एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर का। ग्रीक की पुरानी जो संस्कृति थी, ग्रीक की जो पुरानी पद्धति थी, उसका जो दोबारा से जन्म हुआ। और जन्म का हुआ यूरोप में, इसका दोबारा से जन्म होना क्या कहलाया? रेनेसा कहलाया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा आपका एग्जाम में? क्वेश्चन दिया होगा, रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप वाज कॉल्ड डैश। डैश दे दिया, इस डैश को आपको फिल करना होगा। तो दोस्तों, इस डैश में क्या आएगा? इस डैश में आएगा रेनेसा पीरियड, रेनेसा एज। तो रेनेसा आपको समझ में आ गया होगा। रेनेसा क्या है? रेनेसा है रीबर्थ, रेनेसा है रिवाइवल और रेनेसा है रीअवेकनिंग। तो रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। ग्रीक की क्लासिकल कल्चर का यूरोप में जन्म होना क्या कहलाया? वो रेनेसा कहलाया। क्या कहलाया? रेनेसा कहलाया। किस चीज को रेनेसा कहा गया? रेनेसा जो था दोस्तों, रेनेसा रिबर्थ था, रिवाइवल था और रीअवेकनिंग था। किस चीज का रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग था? ये था हमारी एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर का रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। इन यूरोप में जो हमारी एंशिएंट क्लासिकल कल्चर का रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग हुआ, ये रेनेसा कहलाया था। इसको रेनेसा कहा गया। इसको क्या कहा गया? इसको नाम दिया रेनेसा का। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ जैसे कि आप जानते हैं एक मेजर इंसिडेंट था, और वो ब्लैक डेथ एक मेजर सोर्स था जो कि रेनेसा को इंग्लैंड में लेकर आया था। ब्लैक डेथ की वजह से क्या हुआ था? ये प्लेग की बीमारी हुई थी, वहां पर लोग जो थे उससे संक्रमित हुए, और जब वो संक्रमित हुए तो ग्रीक और इटली जैसे देशों से वो लोग पलायन करने लगे। और जब वो पलायन करने लगे तो दोस्तों वो लोग अपने साथ जो थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए। तो आपका आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेग दी पीपल फ्रॉम ग्रीक एंड अदर कंट्रीज ब्रॉट अलोंग विद देम डैश। वो अपने साथ क्या लेकर आए थे दोस्तों? कल्चर लेकर आए थे, ट्रेडिशन लेकर आए थे, वहां की वैल्यूज लेकर आए थे, और एक शब्द में कहें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए थे। वो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ लेकर आए थे, जिसमें वो सभी चीजें, वहां की परंपरा, वहां की नीति, वहां की सभ्यता, सबका इंक्लूजन था उन्हीं ग्रंथ में। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पर वो लेकर आए थे। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा, ब्लैक डेथ का फैक्टर रहा। दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था रेनेसेंस को लाने वाला जो दूसरा मेजर कारण रहा वो क्या था?
वो था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ध्यान रखना, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अभी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था दोस्तों? जो ग्रीक का एक सबसे बड़ा सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम अर्लियर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो ग्रीक की जो एक कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कि रूल्ड ओवर किया गया था तुर्किश के द्वारा, तुर्किश पीपल के द्वारा। तो तुर्किश लोगों का साम्राज्य का खत्म कर देना, उनको मतलब उनकी सत्ता का अंत कर देना, जिन्होंने एक टायरनी वाली सिचुएशन क्रिएट की हुई थी, बहुत बुरा हाल किया हुआ था, तो उनकी सत्ता का अंत हो जाना। दोस्तों ये घटना कहलाई फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से। किस नाम से? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इससे भी क्या हुआ, जब लोग तितर बितर हुए, इधर उधर गए, और स्पेशली जब वो यूरोपियन कंट्रीज में आए, तो अपने साथ क्या लेकर आए? वो अपने साथ लेकर आए मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो पांडुलिपि होती हैं, हाथों से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशंस, वो लेकर आए। तो ये मेजर इंसिडेंट किस नाम से जानी गई? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से इसको जाना गया। दोस्तों ये 1453 की घटना है। 1453 फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये हमारा इस रूप में जाना गया। अब जो ये रेनेसा है दोस्तों, तो रेनेसा की बात करें, अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेनेसा। जो ये रेनेसा डेवलप हुआ, किस रूप में रेनेसा हमें देखने को मिलता है, किस रूप में रेनेसा डेवलप हुआ? दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1500 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 1660 तक चलता है। 1500 से 1660 के बीच का रेनेसा है, इतना याद रख लेना। 1500 से लेके 1660 तक हमारा रेनेसा पीरियड आता है। कब तक आता है? 1500 से लेके 1660 तक। अब इसमें 1500 से लेके 1579 तक ये पीरियड समझना, 1500 से लेके 1579 तक, इसको हम बोलते हैं यूथ ऑफ रेनेसा। ये किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको यूथ ऑफ रेनेसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूथ ऑफ रेनेसा के नाम से जानते हैं। कब? 1500 से लेके 1579 तक का जो पीरियड है हमारा, वो यूथ ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। इसको यूथ ऑफ रेनेसा के नाम से हम जानते हैं। अब 1579 से स्टार्ट होगा, 1579 से 1602 तक का जो ये पीरियड है। कब से कब तक? 1509 से 1602 तक का पीरियड जो है दोस्तों, इसको द मैनहुड ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। द मैनहुड ऑफ रेनेसा, इसको द मैनहुड ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। अब ये कब हुआ? 1602 में ओवर हुआ, तो जाहिर सी बात है 1603 से आगे का पार्ट चलेगा। 1603 से लेके 1625 तक जो हमारा ये 1603 से लेके 1625 तक है दोस्तों, ये जाना जाता है द मिडल ऑफ रेनेसा। ध्यान रख लेना, इसको द मिडल ऑफ रेनेसा के नाम से जाना जाता है। द मिडल ऑफ रेनेसा या द मिडल एज ऑफ रेनेसा, कुछ भी कह लीजिए। द मिडल ऑफ रेनेसा, इसको तो मिडल ऑफ रेनेसा के नाम से जानते हैं। कब? 1603 से लेके 1625 तक। अब 1625 पे यहां पे आया तो ऑब्वियसली 1626 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 1660 तक। 1625 से 1660 तक जो हमारा ये एज चलेगा दोस्तों, ये चलेगा ओल्ड एज ऑफ रेनेसा। इतना इसको तैयार कर लेना अच्छी तरह से, एक बार समझ लीजिए फिर से। जो रेनेसा है दोस्तों, रेनेसा क्या कहलाता है? रेनेसा रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग है। किस चीज का रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग है? हमारी एंशिएंट क्लासिकल कल्चर का रिबर्थ है, रिवाइवल है और रीअवेकनिंग है। और यूरोप में जो कल्चर का जन्म हुआ था वो रेनेसा है। रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप इज रेनेसा। ये क्या है? ये रेनेसा है जो हमारा रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग है। अब दोस्तों ये जो रीअवेकनिंग हुआ, ये कैसे हुआ? क्या फैक्टर्स थे जो मतलब जो रेनेसा को इंग्लैंड में लेकर आए थे? वो क्या कारण थे? सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया,
द ब्लैक डेथ। जो ये ब्लैक डेथ वाली कंडीशन थी, ब्लैक डेथ में क्या हुआ था, जो ब्लैक डेथ की सिचुएशन में जो ग्रीक और इटली के पीपल थे, वो जो कि इन्फेक्टेड थे डिसीज से, प्लेग की डिसीज से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में पलायन किया, एंड स्पेशली दे केम टू इंग्लैंड। और वो कहां आए, इंग्लैंड में आए। और जब वो आए तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए, यानी कि पांडुलिपियां लेकर आए, हस्तलिपि लेकर आए। तो जब वो अपने साथ वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए तो इंग्लिश पीपल जो थे, वहां की कल्चर जो थी वो एनरिच हुई। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ग्रीक का मेन सेंटर था, जिस पर तुर्किश पीपल का कब्जा था, तो तुर्किश पीपल से एक तरह से इनको आजादी मिली, और जब उन लोगों का पलायन हुआ तो वो भी अपने साथ वहां की ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर से लेकर लौटे। तो ये यूरोप को फायदा हुआ इसका, और स्पेशली इंग्लैंड को। तो ये रेनेसा था, जिसको रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग के नाम से जाना गया। अब दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो रेनेसा है, इसका डिवीजन किया गया, जिसका डिवीजन हमने अलग अलग वे में किया डिवीजन। अब सबसे पहले कैसे इसका डिवीजन किया, सबसे पहला जो हमारा पार्ट आता है 1500 से लेके 1579 तक। ये तो आपको पता है कि 1500 से लेके 1660 तक रेनेसा चला। कब से कब तक चला, 1500 से लेके 1660 तक रेनेसा चला। इसमें 1500 से 1579 तक का जो समय था, इसको यूथ ऑफ रेनेसा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना कि 1500 से लेके 1579 तक का जो समय था वो यूथ ऑफ रेनेसा कहलाया। 1579 से 1602 के बीच का पीरियड द मैनहुड ऑफ रेनेसा कहलाया। 1603 से 1625 का पीरियड द मिडल ऑफ रेनेसा कहलाया, और 1625 से लेके 1660 का पीरियड द ओल्ड एज ऑफ रेनेसा कहलाया। क्या कहलाया, द ओल्ड एज ऑफ रेनेसा। एक बार समझ लीजिए, 1500 से लेके 1579 यूथ ऑफ रेनेसा, 1579 से 1602 द मैनहुड ऑफ रेनेसा, 1603 से 1625 द मिडल ऑफ रेनेसा, और 1625 से 1660 द ओल्ड एज ऑफ रेनेसा। दिस इज द डिवीजन, दिस इज द डिवीजन ऑफ रेनेसा एज। ये रेनेसा एज की हमारी डिवीजन रही। तो आई होप कि ये इतना आपके क्लियर हो गया होगा कि जो रेनेसा था वो क्या रहा, रेनेसा की फैक्टर्स कौन कौन से रहे जो उसको रेनेसा को इंग्लैंड में लेकर आए, और इसके साथ साथ जो इसका डिवीजन हुआ वो किस प्रकार से इसको हमने डिवाइड किया है, इसका डिवीजन किस रूप में है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एज है, ये एक ऐसा इंग्लिश का एज है कि जिसमें केवल लिटरेचर में ही नहीं, केवल लिटरेचर के फील्ड में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फील्ड में इस एज में अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों क्या अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला जो अचीवमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, साइंटिफिक की बात कर लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट हुए, एक तो कंपास का आविष्कार। जो कंपास का इन्वेंशन हुआ था, गैलीलियो ने किया, तो द इन्वेंशन ऑफ कंपास ये इसी एज में हुआ था दोस्तों। जो कंपास था, जो दिशा बताने वाला यंत्र होता है, वो इसी एज में हुआ। इसके साथ साथ विलियम कैक्सटन की ने तो एक क्रांति ला दी। क्यों क्रांति ला दी, विलियम कैक्सटन जो कि जर्मन के रहने वाले थे, उन्होंने इंग्लैंड में छापे खाने को लेकर आए इंग्लैंड में, ठीक है ना। कौन लेकर आए, विलियम कैक्सटन लेकर आए। आइडिया गुटेनबर्ग का था, टाइपराइटर का, तो विलियम कैक्सटन जो थे वो छापा खाना लेकर आए, कहां पर, इंग्लैंड में। तो विलियम कैक्सटन ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, एंड दिस इज कॉल्ड द मेजर अचीवमेंट्स, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स वी कैन से ऑफ दिस पीरियड, यानी कि रेनेसा एज। रेनेसा एज का वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स इसको कहा जा सकता है, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों आप खुद कल्पना करके देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस के बिना स्थिति कैसी थी, किस प्रकार के लोग हुआ करते थे, और किस प्रकार से जो साहित्य था वो लिखा जाता था। पहले क्या होता था, जो किताबें थी हाथों से लिखी जाती थी, जिसको मैंने अभी नाम लिया था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हाथों से लिखे हुए ग्रंथ होते थे, और हाथों से लिखकर उनको जो समाज के रेप्यूटेड पीपल थे, चुनिंदा लोग थे, कुछ सेलेक्टेड पीपल, उनको वो ग्रंथ पकड़ा दिए जाते थे, उनको वो किताबें, वो साहित्य पकड़ा दिया जाता था। अब जरूरी नहीं कि उनके साहित्य को वो लोग पढ़े ही पढ़े। तो ये चीज था, इस कारण जो लिटरेचर था वो इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था, एडवांसमेंट ऑफ लिटरेचर नहीं आ पा रहा था, और लिटरेचर ही क्या, किसी भी फील्ड में इतना एडवांसमेंट नहीं आ पा रहा था ड्यू टू लैक ऑफ प्रिंटिंग बुक्स। अब दोस्तों अब इस चीज के लिए क्या हुआ, ये जो प्रिंटिंग प्रेस था, अब प्रिंटिंग प्रेस से जो किताबें थी वो प्रचुर मात्रा में जो है छपने लगी। अब जब ज्यादा मात्रा में छपने लगी तो उसका मतलब जो लोगों तक थी, जो जनसाधारण थे, उन तक भी वो पहुंचने लगी। अब जब वो उन तक पहुंचने लगी
तो जो कॉमन रीडर्स थे वो किताबों में इंटरेस्ट लेने लगे और यहीं से साहित्य का डेवलपमेंट हुआ। और दोस्तों इस बात में सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि इस एज के जो मेजर राइटर्स थे उनको इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और स्पेशली हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की, क्योंकि इस एज को शेक्सपियर का एज भी कहा जाता है। और पूरी तरह से ये एज जो था ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं डोमिनेंट रहा विलियम शेक्सपियर के वजह से। अब विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर कह लीजिए, एज ए ड्रामेटिस्ट कह लीजिए, उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में अपना झंडा लहराया था विलियम शेक्सपियर ने इस एज में। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया अचीवमेंट, एक तो प्रिंटिंग प्रेस का अचीवमेंट, दूसरा मैंने आपको बताया कंपास का अचीवमेंट। जो कंपास का आविष्कार था वो भी इसी एज में किया गया था। अब दोस्तों आपने दो व्यक्तियों का नाम सुना होगा, एक तो है कोपरनिकस और दूसरे हैं गैलीलियो। कोपरनिकस और गैलीलियो जो थे उन्होंने ये रीडिस्कवर किया था, ध्यान रख लेना, कोपरनिकस एंड गैलीलियो, ये दो नाम हैं, एक तो गैलीलियो और दूसरा कोपरनिकस। कोपरनिकस एंड गैलीलियो रीडिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उन्होंने क्या खोज की? कोपरनिकस और गैलीलियो ने यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या खोज की कोपरनिकस और गैलीलियो ने? कोपरनिकस और गैलीलियो की एक खोज थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इट वाज द रीडिस्कवरी बाय कोपरनिकस एंड गैलीलियो। तो ये एक अचीवमेंट रहा। अब दोस्तों इस एज में न्यू आइडियाज आए। अब जो न्यू आइडियाज थे ये कैसे आए? न्यू आइडियाज जो आए हमारे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, जो इनके द्वारा जो थ्योरीज आई वो इस एज में आई। जैसे अब प्लेटो की बुक रिपब्लिक, अरिस्टोटल की बुक पोएटिक्स और मैकियावेली की बुक द प्रिंस। ये पूछ ली जाती है एग्जाम में कि द प्रिंस बुक किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा मैकियावेली। रिपब्लिक बुक किसने लिखी है, आपका आंसर होगा प्लेटो। अगर जो ये पूछ ली जाए द कॉर्टियर किसने लिखी है, तो आपका आंसर होगा कैस्टिग्लियन। तो इस तरह से कैस्टिग्लियन की कॉर्टियर, प्लेटो की रिपब्लिक, एरिस्टोटल पोएटिक्स, मैकियावेली द प्रिंस, इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो दोस्तों अचीवमेंट्स इस एज में ये हुए। इसके अलावा जो डिस्कवरीज हुई वास्को डी गामा और कोलंबस के द्वारा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एंड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत यात्रा पर आए और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये एक बहुत बड़ा एक मेजर अचीवमेंट हम कह सकते हैं, रेनेसा एज का एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ये रहा। अब इसमें जो किंग हेनरी सेवंथ थे, किंग हेनरी सेवंथ ने क्या किया? किंग हेनरी सेवंथ, ध्यान रखना, किंग हेनरी सेवंथ किंग हेनरी सेवंथ ने ट्रेड को प्रमोट किया। इसका मतलब जो किंग हेनरी सेवंथ थे उन्होंने एनकरेज किया ट्रेड को, उन्होंने प्रमोट किया ट्रेड को। और इसके अलावा इससे क्या हुआ, इससे कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो थी वो बढ़ने लगी यूरोप में। कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ने लगी तो क्या हुआ, पैसा आया। अब उस पैसे का जो प्रॉफिट था दोस्तों, उस प्रॉफिट को कहां यूज किया गया? इन द रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च। ध्यान रखना, इन द रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च। जो पैसा एज ए प्रॉफिट इसमें कमाया गया तो उसका कुछ पार्ट किसमें लगाया गया? तो उसका कुछ पार्ट लगाया गया रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में। जो इंग्लिश चर्च थी उनके जीर्णोद्धार में, उनके दोबारा से रेनोवेट करने में। अब इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों? इससे फायदा हुआ टूरिज्म का। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला और जो यात्री आते थे तो टूरिज्म को बढ़ावा मिला और टूरिज्म से आपको पता है कि देश को फायदा होता है। तो इस तरह से जो ये थे किंग हेनरी सेवंथ, ये थोड़े से कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सन थे और इन्होंने यही किया, एनकरेज किया ट्रेड को और यहां पर कॉमर्शियल रिलेशन को एस्टेब्लिश किया। और जो पैसा एज ए प्रॉफिट कमाया गया उसका कुछ पार्ट इन द रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में यूज किया गया। अंग्रेजी चर्च के जो रेनोवेट किए गए उसमें उस पैसे को यूज किया गया। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आता है, रेनेसा एज में कौन से जो बिजनेस थे वो ज्यादा पॉपुलर हुए? तो आपका आंसर होगा वूल एंड क्लॉथ। ध्यान रखना, ऊन और कपड़ों का जो व्यापार था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ और उनके एक्सपोर्ट का बिजनेस जो था वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। किस एज में? रेनेसा एज में। ध्यान रखना, वूल एंड क्लॉथ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? वूल एंड क्लॉथ बिजनेस जो था वो ज्यादा पॉपुलर हुआ था इस एज में। अब इसके साथ साथ मैंने आपको न्यू आइडियाज बताया था
कि जो न्यू आइडियाज थे वो इस एज में आए थे। अब इसके साथ साथ दोस्तों इसमें न्यू लर्निंग आई। न्यू लर्निंग कैसे? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जो थी इन्होंने अपने कॉलेजेस के नेटवर्क बनाने चालू कर दिए। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि किन यूनिवर्सिटीज ने अपने कॉलेजेस के नेटवर्क को बढ़ाया, और रेनेसा पीरियड में आपका आंसर होगा कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज। कौन सी दो यूनिवर्सिटी थी? एक ऑक्सफोर्ड थी और दूसरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। इन्होंने क्या किया था? अपने कॉलेजेस के नेटवर्क को आगे बढ़ाया था इन द सेम पीरियड दैट वाज कॉल्ड रेनेसा पीरियड, जिसको हमने रेनेसा का नाम दिया था। और जो ये किंग हेनरी सेवंथ की हम बात कर रहे हैं, ये किंग हेनरी सेवंथ जो थे बहुत बड़े सपोर्टर थे न्यू लर्निंग के, न्यू आइडियाज के, इन सभी चीजों के बहुत बड़े सपोर्टर कौन थे? ये किंग हेनरी सेवंथ थे, जो इसके बहुत बड़े सपोर्टर, हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े सपोर्टर थे जो न्यू आइडियाज के थे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो किंग हेनरी सेवंथ थे, लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक जो थे इनके मतलब लवर भी थे। कौन? किंग हेनरी सेवंथ वाज द लवर ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ध्यान रख लेना किस किस के लवर थे ये? आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर के बहुत बड़े लवर के रूप में जाने जाते हैं जो किंग हेनरी सेवंथ हैं। अब ये जो एज था, इस एज में जो लिरिकल सॉन्ग्स थे, लिरिकल पोएम्स थी, वो बहुत ज्यादा लिखी गई। और उसमें बात हम करें तो दोस्तों हमारे बीच में दो नाम आते हैं, एक तो विट, थॉमस विट एंड सूरी। थॉमस विट एंड सूरे। ध्यान रखना थॉमस विट जो और सूरे थे ये लिरिकल पोएट थे, और ये वही दो व्यक्ति थे जो सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए थे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हु ब्रॉट सोनेट इन इंग्लैंड? सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेकर आया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि सोनेट को इंग्लैंड में कौन लेकर आया? देन योर आंसर विल बी थॉमस विट एंड सूरे। कौन लेकर आए? थॉमस विट और सूरे जो थे वो सोनेट को इंग्लैंड में लेकर आए थे। ठीक है ना? जो सोनेट थी, सोनेट की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी इस एज में। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये जो थे किंग हेनरी सेवंथ, इन्होंने क्या, इनका क्या रोल था? इन्होंने जो व्यापार था उसको प्रमोट किया था, और जो पैसा एज ए प्रॉफिट कमाया गया उसका कुछ पार्ट किसमें यूज किया गया? उसके कुछ पार्ट को डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश चर्च में यूज किया गया। उससे क्या फायदा हुआ? उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला। किसको बढ़ावा मिला? उससे दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा मिला। जो टूरिज्म था उससे उसको बढ़ावा मिला था। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो रेनेसा एज है, रेनेसा को ये कहा जाता है, रेनेसा इज द एज ऑफ ह्यूमनिज्म। रेनेसा एज ह्यूमनिज्म का भी एज है। अगर जो ये रेनेसा और ह्यूमनिज्म को पूछ लिया जाए कि ह्यूमनिज्म को बताइए विद द रेफरेंस टू रेनेसा, रेनेसा के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ह्यूमनिज्म क्या है, किसको कहा गया है, तो आपका केवल और केवल छोटा सा आंसर होगा एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग रेनेसा एज। एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग रेनेसा एज। ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ड्यूरिंग रेनेसा एज। रेनेसा एज के दौरान एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्या कहलाया? एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो था वो कहलाया ह्यूमनिज्म। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो था, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो था ये क्या कह रहा है हमारा? ये हमारा ह्यूमनिज्म कहलाया। और दोस्तों इसमें एक चीज और थी, जो ये हमारा मूवमेंट रहा, इसमें एक चीज और हम कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक की कल्चर थी, ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर, जो ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर था उसकी स्टडी भी क्या कहलाई? उसकी स्टडी भी ह्यूमनिज्म कहलाई। क्या कहलाई दोस्तों? उसकी स्टडी ह्यूमनिज्म कहलाई। तो ह्यूमनिज्म क्या था? ह्यूमनिज्म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, ठीक है ना? क्या था ये? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। ह्यूमनिज्म जो था एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इसके साथ साथ
ये जो मूवमेंट था इसमें स्टडी ऑफ ग्रीक और इटालियन को पढ़ाया गया कि ग्रीक और इटली की जो स्टडी थी उसका अध्ययन इसमें ह्यूमनिज्म में किया गया। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये जो ह्यूमनिज्म था ये कब स्टार्ट हुआ, तो आपका सिंपल सा एक तो आंसर होगा कि ये रेनेसां एज में स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ आप इसको ये कह सकते हैं 14th सेंचुरी में बिगिन हुआ और मैच्योरिटी 15th सेंचुरी में मिली इसको। तो 14th सेंचुरी में बिगिन हुआ ये ह्यूमनिज्म और मैच्योरिटी कब मिली इसको, 15th सेंचुरी में ह्यूमनिज्म को मैच्योरिटी मिली थी। तो ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म ध्यान रखना ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। इसमें स्टडी ऑफ ग्रीक एंड जो लेटिन कल्चर है और इसके अलावा इटालियन कल्चर है, ग्रीक, इटली और लेटिन भाषा का जो अध्ययन था वो दोस्तों ह्यूमनिज्म के नाम से जाना गया था। स्पेशली इटली और ग्रीक का जो कल्चर था उसकी स्टडी जो थी वो इसके नाम से जानी गई थी और ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और मैच्योरिटी इसको कब मिली, इसको मैच्योरिटी मिली थी दोस्तों जो हमारा 15th सेंचुरी आई उसमें इसको मैच्योरिटी मिली थी। अब ये जो एज है रेनेसां एज, इसको एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ एलिजाबेथन, एलिजाबेथ क्वीन के नाम पर इसको एलिजाबेथन लिटरेचर या फिर एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, किसको गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर माना जाता है, तो आपका आंसर होगा एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर का नाम दिया गया है। ध्यान रखना गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर जो होता है वो कौन सा एज है, वो रेनेसां यानी कि एलिजाबेथन एज है। और ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी दोस्तों ये भी ग्रेट लवर थी, किस चीज की, आर्ट की, लिटरेचर की और म्यूजिक की। किंग हेनरी VII की तरह ये भी क्या थी, एक ग्रेट लवर थी, ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। लिटरेचर को बहुत रेस्पेक्ट देती थी और यही कारण था कि जो लिटरेचर था वो फ्लॉरिश हो रहा था इस एज में, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ का पूरा एक तरह से इसमें इनको सपोर्ट मिला था। इस एज के लिए जो क्वीन एलिजाबेथ का था पूरा सपोर्ट मिला था। दोस्तों ये जो एज था जैसे कि मैंने आपको बताया रेनेसां, जिसको रिबर्थ कहा गया, हमने रिवाइवल कहा, रीअवेकनिंग कहा ऑफ ग्रीक एंशिएंट क्लासिक कल्चर। तो ये एक एज ऐसा एज था जो कि एडवांसमेंट की तरफ जा रहा था। और एडवांसमेंट किस चीज का हो रहा था, एडवांसमेंट कल्चर का हो रहा था, एडवांसमेंट स्टडी का हो रहा था, एडवांसमेंट इंटेलेक्चुअलिटी का हो रहा था। हर चीजों का, चाहे वो साइंस का फील्ड हो, चाहे वो लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे वो अदर फील्ड हो, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी क्रांति आ रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट हो रहा था जो कि रेनेसां, जो ये हमारा फैक्टर था, जो ये रेनेसां पीरियड, इसमें मतलब इसको उठाने का काम वो कर रहा था। तो दोस्तों ये रेनेसां एज रहा। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका बोलबाला इसमें पूरी तरह से रहा। अब प्रिंटिंग प्रेस से फायदा क्या हुआ, ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी दोस्तों, इस प्रिंटिंग प्रेस से बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो किताबें थी वो ज्यादा मात्रा में छपने लगी। और जब किताबें ज्यादा मात्रा में छपने लगी तो उससे क्या हुआ, जब ज्यादा मात्रा में किताबें छपने लगी तो जन साधारण तक, जो हमारे साधारण लोग थे, जो बेचारे कॉमन पीपल थे, वो भी किताबों में इंटरेस्ट लेने लगे, वो भी उनको पढ़ने लगे। अब इससे लिटरेचर जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता चला गया। और स्पेशली जैसे कि हम बात करें शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत बड़े एक सोनेटर हैं और वो इस एज के थे, तो उनको तो फायदा मिलना ही था। तो इसका सबसे बड़ा जो एक मेजर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो फायदा हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिलता है विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को बहुत पॉपुलैरिटी इसमें मिली और यहां तक कि उन्होंने अपने जो उनके साथी थे, सीनियर थे, जो मार्लो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, उनको भी पछाड़ दिया था इस रेस में, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा थॉमस सैकविल, थॉमस नैश और इसके अलावा विलियम शेक्सपियर और विट एंड सोरे, ये और जॉन लिली, ये सभी इस एज के जो थे मेन राइटर्स रहे, इंक्लूडिंग स्पेंसर, जिनको पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर, कवियों का कवि स्पेंसर को माना जाता है, वो भी इस एज में आए। और ड्रामेटिस्ट की बात करें दोस्तों तो जॉन लिली, जो जॉन लिली थे, और जॉन लिली इस एज के मुख्य जो ड्रामेटिस्ट थे उसमें रहे। शेक्सपियर रहे, जॉर्ज पील,
जॉर्ज पील जो थे वो भी इस एज के मेन राइटर रहे। जॉर्ज पील हो गए हमारे, जॉन लिली हो गए, इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, विलियम शेक्सपियर हो गए, बेन जॉनसन हो गए। तो ये इस एज के मेजर ड्रामेटिस्ट रहे। तो ये जो एज था दोस्तों पूरी तरह से लिटरेचर का एक प्रोमिनेंट एज ये माना गया। अब इसमें इसी एज में ही हम बात करें तो इस एज में एक क्वेश्चन और बनता है, यूनिवर्सिटी विट्स को लेकर। यूनिवर्सिटी विट्स क्या था दोस्तों, ये 16th सेंचुरी में ग्रुप था। इतना सा क्वेश्चन अक्सर यही आता है कि व्हाट इज यूनिवर्सिटी विट्स, तो आपका आंसर होगा 16th सेंचुरी में एक ग्रुप था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स का, जो इनके महान विद्वान थे। तो जो इनके महान ग्रेट फॉलोअर्स या फिर सॉरी जो ग्रेट स्कॉलर्स थे, उनका जो ग्रुप था 16th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेट स्कॉलर्स का ग्रुप, वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया। उसको हमने किस नाम से जाना, वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया। इसमें कौन कौन से थे, इसमें थे मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन। दोस्तों इसमें सबसे पहले कौन आते हैं, मार्लो, जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन भी इसी एज के मतलब इसी यूनिवर्सिटी विट्स का ही पार्ट थे। जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस लॉज। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए हमारे, रॉबर्ट ग्रीन हो गए, जॉन लिली हो गए, और इसके अलावा थॉमस लॉज हो गए, जॉर्ज पील और थॉमस किट। ये सभी क्या थे, ये सभी थे यूनिवर्सिटी विट्स। क्या थे ये, यूनिवर्सिटी विट्स थे दोस्तों। कौन कौन से थे, एक तो क्रिस्टोफर मार्लो थे, थॉमस लॉज थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, जॉर्ज पील थे, जॉन लिली थे और थॉमस किट थे। ये सभी के सभी हमारे मेजर, ये कह सकते हैं हम कि ये यूनिवर्सिटी विट्स रहे। क्या थे ये, यूनिवर्सिटी विट्स थे हमारे। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 16th सेंचुरी में एक स्कॉलर का ग्रुप रहा था, वो यूनिवर्सिटी विट्स कहलाया था। अब जैसे कि मैंने आज आपको रेनेसा के बारे में बताया, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि रेनेसा आखिरकार होता क्या है, किसको रेनेसा कहते हैं। दोस्तों रेनेसा को अगर जो हम तोड़े तो रेनेसा रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग होता है। रिबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका ग्रीक की जो प्राचीन संस्कृति थी उसका यूरोप में जन्म होना, दैट वाज कॉल्ड रेनेसा। अब रेनेसा के जो फैक्टर्स थे, आई टोल्ड यू देयर वर टू मेजर फैक्टर्स, द वन इज ब्लैक डेथ एंड अदर इज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ब्लैक डेथ के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक डेथ क्या था, तो आपका आंसर होगा ये प्लेग की बीमारी थी। क्या थी ये, एक प्लेग की बीमारी थी जिससे ग्रसित होकर इन्फेक्टेड जो लोग हो गए थे या फिर इन्फेक्शन के डर से बचने के लिए कुछ लोग दूसरे कंट्रीज में पलायन करने लगे थे, एंड स्पेशली दे केम इन यूरोपियन कंट्रीज। और उससे वो अपने साथ क्या लेकर आए, ये एक अलग क्वेश्चन बनता है, वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए। याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट डिड दे ब्रिंग अलोंग विद देम, सो योर आंसर विल बी दे ब्रॉट मैन्यूस्क्रिप्ट्स अलोंग विद देम। वो अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि हाथों से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपियां, वो लोग वो लेकर आए थे। इसके बाद फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, ग्रीक की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि तुर्किश पीपल उस पर रूल कर रहे थे, उसको खत्म कर देना, उसको समाप्त कर देना, और तुर्किश पीपल का इधर उधर मूव होना, और इसके साथ साथ अपने साथ कल्चर को लेकर जाना, ट्रेडिशंस को लेकर जाना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था रेनेसा एज का। तो ये फैक्टर्स थे जो कि रेनेसा को लेकर आए थे। अब दोस्तों इसमें प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, ये सबसे बड़ी बात थी और सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसमें मैंने आपको बताया था पहले हाथों से ग्रंथ लिखे जाते थे और उनकी कुछ प्रतियां बनाई जाती थी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को उनको बांट दिया जाता था, लेकिन यह नहीं था कि जो लिटरेचर था वो सबके पास पहुंच जाए, कॉमन पीपल के पास पहुंच जाए। तो इसके लिए जो प्रिंटिंग प्रेस, विलियम कैक्सटन जो थे
जो प्रिंटिंग प्रेस वो इंग्लैंड में लेकर आए, उससे क्या था, जो किताबें थी वो असंख्य मात्राओं में छपने लगी। अब कॉमन पीपल तक भी किताबें पहुंचने लगी और सबसे बड़ा फायदा इसका विलियम शेक्सपियर को मिला। इस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर थे विलियम शेक्सपियर, ड्रामेटिस्ट थे, सोनाइटर थे। इसके साथ साथ स्पेंसर्स की बात आप कर लीजिए, रॉबर्ट ग्रीन की बात कर लीजिए, किड की बात कर लीजिए, थॉमस लॉज की बात कीजिए, ठीक है, या फिर आप बेकन की बात कीजिए, स्पेंसर की बात कीजिए, इनको भी इस एज का फायदा मिला। मतलब प्रिंटिंग प्रेस का इसको बहुत बड़ा एक अचीवमेंट मिला। इसके साथ साथ इस एज में कुछ साइंटिफिक फील्ड में जो एक तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, दूसरा कंपास का आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ कंपास, वो भी इसमें सबसे बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है। और इसके साथ साथ कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एंड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। ठीक है ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा जो थे वो भारत आए थे। पीरियड कौन सा दोस्तों, दो पीरियड वही था, रेनेसा पीरियड था। तो ये रेनेसा पीरियड के दौरान ही ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा न्यू लर्निंग भी आने लगी। न्यू लर्निंग किन किताबों के माध्यम से आई? प्लेटो की बुक रिपब्लिक थी, इसके अलावा मैकियावेली की बुक द प्रिंस थी, और इसके साथ साथ कैस्टिलियन की द कॉर्टियर थी। ठीक है ना, इन किताबों से क्रांति, एक रेवोल्यूशन आया। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि मैकियावेली की कौन सी बुक थी? द प्रिंस थी, प्लेटो की रिपब्लिक थी, और एरिस्टोटल की पोएटिक्स बुक थी, और कैस्टिलियन की द कॉर्टियर बुक थी। तो ये किताबें जो थी एक तरह से एक मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का इन्होंने काम किया था इन किताबों ने। तो ये भी बहुत बड़ी क्रांति हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट इस एज में हमें देखने को मिला। न्यू लर्निंग, न्यू एडवांसमेंट देखने को मिला। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज जो थी उनके जो कॉलेजेस के नेटवर्क थे वो भी डेवलप होने लगे, वो आगे बढ़ने लगे। तो वो कॉलेजेस के नेटवर्क जो थे वो मतलब वो आगे बढ़े। तो वो भी किस एज का अचीवमेंट था? वो भी रेनेसा का ही दोस्तों अचीवमेंट था। तो रेनेसा जो ये पीरियड रहा हमारा, ये न्यू लर्निंग, एडवांसमेंट का और ह्यूमनिज्म क्या था? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमनिज्म को रेनेसा के रेफरेंस में आप बताइए, तो आपका आंसर होगा एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। क्या था ये? एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। और दूसरे शब्दों में कहें तो स्टडी ऑफ ग्रीक एंड इटालियन राइटर्स और स्टडी ऑफ ग्रीक एंड इटालियन लिटरेचर वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। वो ह्यूमनिज्म कहलाया। जो ग्रीक और इटालियन लिटरेचर की जो स्टडी की गई, दैट वाज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। उसको ह्यूमनिज्म का नाम दिया गया, उसको ह्यूमनिज्म कहा गया। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो किंग हेनरी VII थे, किंग हेनरी VII का क्या रोल था? किंग हेनरी VII ने जो व्यापार था उसको प्रमोट किया था, ट्रेड को प्रमोट किया था। किंग हेनरी VII ने किसको प्रमोट किया था? ट्रेड को। जो ट्रेड था वो किसके द्वारा प्रमोट किया गया? किंग हेनरी VII के। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्रॉफिट जो अर्न किया गया था, उस प्रॉफिट का जो मेजर पोर्शन था वो कहां यूज किया गया? तो योर आंसर विल बी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश चर्च। अंग्रेजी चर्च के डेवलपमेंट में उस पैसे को यूज किया गया। उससे क्या फायदा हुआ? उससे टूरिज्म को फायदा हुआ, उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला। जो किंग हेनरी VII थे ये लवर ऑफ आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक थे। इन द सेम पैटर्न क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने भी लिटरेचर को प्रमोट किया था। तो दोस्तों ये था नेट स्टाइल में, मैंने अभी आपको रिवीजन कराया। इससे पहले मैंने डिटेल में आपको रेनेसा बताया था। तो ये था हमारा रेनेसा एज। तो आज आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसके अलावा जो मिडिल इंग्लिश है और रेनेसा, ये तीनों एजेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन एजेस को आपको अच्छी तरह से एक बार ध्यान से इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, ठीक है ना। जब आप एक बार सुन लो तो उसके बाद दोबारा भी इस वीडियो को जरूर सुन लेना और प्रीवियस वीडियोस को भी। उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।